वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की लेबर लेजिस्लेशन की क्लास में हम नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 पार्ट 1 कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम। कर्मचारी ये भविष्य निधि क्या होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक्चुअली कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके जो आश्रित उन्हें एवं उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, आश्रित व्यक्ति होते हैं, उनको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा से ये सरकार द्वारा ये जो एक्ट है उसकी स्थापना करी गई थी 1951 में। और उसके बाद 1952 में इसके स्थान पर एक पहले दूसरा एक्ट था, फिर बाद में इस एक्ट को नाम दिया गया 1952 में, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1952। अब इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं अधिनियम के क्षेत्र एवं लागू होना। ये जो एक्ट है वह पूरे भारत, संपूर्ण भारत में लागू होता है। उसके साथ साथ प्रथम सूची के जितने भी कारखाने हैं शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, उनमें अगर 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित है तो ये वहाँ लागू होता है। और अगर किसी के अंदर 20 या अधिक व्यक्ति नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी ये लागू होता है। और जो भी अधिसूचित प्रतिष्ठान है केंद्र सरकार द्वारा, अगर उन्हें राजपत्र में अधिसूचना जारी कर विनिर्दिष्ट किया गया है तो ये वहाँ पर भी लागू होता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू करने पर इसको केंद्र सरकार लागू कर सकती है। 20 या 20 से कम अगर व्यक्ति भी हैं उस प्रतिष्ठान में तो वहाँ पे भी केंद्र सरकार लागू कर सकती है। केंद्र भविष्य निधि आयोग द्वारा लागू कर सकती है। जो केंद्र भविष्य निधि आयुक्त है वो भी इसे लागू कर सकता है। और प्रथम सूची में नए उद्योग को भी जोड़ने का केंद्र सरकार को राइट है, वो जोड़ सकती है। अब यह उल्लेखनीय है, इस बात में आपको ध्यान रखना है कि अधिनियम उपयुक्त वर्णित प्रतिष्ठानों या कारखानों के उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। 1 सितंबर 2014 से 6,500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और उसे 15,000 कर दिया गया है। मीन्स उस व्यक्ति की कितनी सैलरी 15,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है पर मंथ उसका वेतन। अब आता है ये एक्ट कहाँ लागू नहीं होता है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट कुछ सरकारी सहकारी प्रतिष्ठानों पर, ठीक है, जहाँ पर जो कि सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अधीन अगर पंजीकृत है या उसमें 50 या 50 से कम अगर व्यक्ति नियोजित हैं तो वहाँ लागू नहीं होता है। फिर कुछ सरकारी या सरकार के नियंत्रण में अगर कोई प्रतिष्ठान है तो वहाँ लागू नहीं होगा। अधिनियम के अधीन स्थापित कुछ प्रतिष्ठान होते हैं वहाँ पर भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। और अगर सरकार ने किसी प्रतिष्ठान को छूट दे रखी है तो वहाँ पर भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें तो पहला आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं समुचित सरकार। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि समुचित सरकार कौन होती है, दो, या तो केंद्र सरकार होगी या राज्य सरकार होगी। केंद्र सरकार है तो वहाँ पर केंद्र सरकार के एवं उसके नियंत्रण के अधीन जितने भी प्रतिष्ठान है वह किसी रेल कंपनी, महाबंदरगाह, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित प्रतिष्ठान है तो वहाँ पर केंद्र सरकार होगी, या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान जिसके विभाग या जो शाखाएं हैं एक से अधिक राज्यों में हो। और बाकी सब में क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ऑथोराइज्ड ऑफिसर, ऑथोराइज्ड ऑफिसर के लिए हम कहते हैं कि इसके अंदर कौन व्यक्ति है जो अधिकृत अधिकारी कहलाएंगे। अधिकृत अधिकारी से तात्पर्य जो है केंद्र भविष्य निधि आयुक्त, अतिरिक्त केंद्र भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा किसी भी अधिकारी से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा राजकीय गैजेट में अधिसूचना जारी कर अधिकृत किया जाए। फिर आता है बेसिक वेज, जिसे हम बोलते हैं मूल वेतन।
आप सभी जानते हैं बेसिक वेजेस क्या होती है, जिसके अंदर मूल वेतन से आश्रय उन सभी उपलब्धियां या पारिश्रमिक से है जो कि कोई कर्मचारी कार्य अथवा मजदूरी सहित छुट्टी या अवकाश पर रहने पर नियोजन अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपार्जित करता है और जो उसे नगद में दिया जाता है अथवा देय है, किंतु उसके अंदर कोई अगर रियायती भोजन दिया जा रहा है उसके लिए नगद मूल्य है, कोई महंगाई भत्ता है तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, अगर मकान किराया है वो इंक्लूड नहीं होगा, अधिसमय भत्ता, बोनस या कमीशन अगर उसको मिल रहा है या सेवा आयोजक द्वारा कोई भेंट दी जा रही है वो उसमें इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं अंशदान अभिदान। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है सेवा आयोजक या एम्प्लॉयर। आप सभी जानते हैं कारखाने की दशा में कौन होगा, स्वामी या अधिष्ठाता, जिसको हम ओनर या ऑक्यूपायर कहते हैं। और अन्य कोई प्रतिष्ठान है तो जहाँ पर भी जो भी अधिकारी उस कार्य को संभाल रहा है, प्रबंधक या प्रबंध संचालक है जिसको ये काम संभाल दे रखा है, वो एम्प्लॉयर होगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रतिष्ठान में या कर्मचारी हम कहेंगे कि जो किसी प्रतिष्ठान में अथवा किसी उसके कार्य के संबंध में उसे नियोजित किया गया है, जो कि मैनुअल काम कर रहा है, जो मजदूरी पर नियोजित किया गया है, जो सेवा आयोजक के प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप से मजदूरी प्राप्त करता है। और ऐसा कर्मचारियों में निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रतिष्ठान में कार्य करने के संबंध में ठेकेदार द्वारा अगर आपने उसको रखा है या प्रशिक्षु है तो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर कारखाना, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री। कारखाने से आप लोग सब परिचित हैं, जहाँ शक्ति की सहायता से या उसके बिना निर्माण किया जाता है। उद्योग मीन्स इंडस्ट्री। उद्योग से तात्पर्य अधिसूचना जो 1 है, शेड्यूल 1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से है जिसके वह अन्य उद्योग से सम्मिलित हैं, जिन्हें धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी करके इस अनुसूचित में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारे मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप सभी परिचित हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। निर्माणी प्रक्रिया क्या होती है, जहाँ पे कोई वस्तु बनाई जाती है, पदार्थ का प्रयोग कर विक्रय या परिवहन, सपुर्दगी या डिस्पोजल, परिवर्तन, मरम्मत, सजावट, अलंकरण, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, ऑयलिंग, ट्रीटिंग, एडॉप्टिंग, धुलाई, सफाई, ये सारी चीज़ें करी जाती है, वह है मैन्युफैक्चरिंग कार्य। नेक्स्ट है कारखाने का अधिष्ठाता, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑक्यूपायर का मतलब प्रबंध अभिकर्ता अगर वहाँ है तो वो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री होता है। सुपर एनुएशन, जिसको अपन बोलता है सेवानिवृत्ति या वशिष्ठता। पेंशन योजना के सदस्य कर्मचारी के संदर्भ में सेवानिवृत्ति या वशिष्ठता के तात्पर्य उन कर्मचारियों एवं 58 वर्ष की आयु 58 की आयु पूरी करने पर है। अब ये कहीं पर जो सुपरएनुएशन जो एज है वो 60 जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है सेवानिवृत्ति की, वो यहाँ पर आती है आइदर 58 या 60। तो ये इसको हम बोलते हैं सुपरएनुएशन। आगे आता है स्कीम अंडर द एक्ट। स्कीम के अंदर अगर हम बात करें, अधिनियम के अधीन कुछ योजनाएं बनाई गई है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये तीनों स्कीम पूछी जा सकती है एक साथ, या आपको कोई सी भी एक स्कीम पूछी जा सकती है। हम सबसे पहले जो स्कीम पढ़ रहे हैं वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना। अब इसके अंदर हम इसके अंदर निधि योजना मीन्स हम कोई फंड बना रहे हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई है। योजना को लागू हो जाती है योजना। निधि की स्थापना, फंड का हम एक स्थापना करते हैं जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होता है। निधि पर अधिकार एवं प्रशासन जो है वो केंद्र बोर्ड के पास होता है। योजना के अधीन कुछ व्यवस्थाएं करी गई है। अनुसूची शेड्यूल 2 के तहत योजना की प्रभावशीलता जो है, भविष्य निधि योजना में यह व्यवस्था की जा सकती है कि इसका कोई भी प्रावधान उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से उसमें उल्लेख किया गया है, और ऐसी तिथि योजना की तिथि से पहले हो या बाद।
अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्कीम के अंदर ही कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, अंशदान कैसे किया जाता है। इसके अंदर दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। 10% कंट्रीब्यूशन इसके अंदर मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता व प्रतिधारण भत्ते जो रिटेनिंग अलाउंस होता है अगर है तो उसका 10% किया जाता है। अतिरिक्त अंशदान जो है, यदि कोई कर्मचारी चाहे कि उसको 10 की जगह ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो कर्मचारी कर सकता है। दरों में संशोधन किया है कि मैक्सिमम 12% तक किया जा सकता है। और राशि के पूर्णांक को करना, अगर इसमें क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, अगर कोई अंश में है फ्रैक्शन में है तो उसको हम राउंड ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी एम्प्लॉयज़ फैमिली पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम जो है वो 1971 में अधिनियम में इस संशोधन कर कर्मचारी परिवार पेंशन योजना का प्रावधान किया गया। तत्पश्चात सन 1995 से भारत में महामहिम जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस योजना को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद कर्मचारी पेंशन योजना की घोषणा कर दी गई है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये यहाँ पर नई योजना स्टार्ट कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई है। योजना का उद्देश्य क्षेत्र क्या है, इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि सेवानिवृत्ति पेंशन, अवकाश ग्रहण या स्थायी पूर्ण असमर्थता पेंशन की व्यवस्था कराना और ऐसे कर्मचारी के हितधारी के लिए विधवा या उसकी विधवा पेंशन, बच्चों या अनाथों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना होता है। पेंशन कोष की स्थापना करी जाती है इसके अंदर सेक्शन 6 के तहत। फिर है परिवार पेंशन योजना की समाप्ति हो जाती है और संपत्ति व दायित्व का हस्तांतरण कर दिया जाता है। समाप्त योजना का हितधारी के हित को सुरक्षित रखा जाता है। उसके अंदर पुरानी पेंशन योजना, इसमें जब हम पुरानी से नई पे जा रहे हैं तो हम उसके हित को ध्यान रखते हैं। कर्मचारी बोर्ड का अधिकार एवं प्रशासन रहता है इस योजना पे। योजना के अधीन कुछ व्यवस्थाएं करी गई है जो कि 3rd शेड्यूल के अंदर देखी जा सकती हैं। योजना की प्रभावशीलता उसी डेट से करी जाती है जब या तो उसके योजना से बनने से पहले या योजना के बनने के बाद जो तिथि पर उस योजना का उल्लेख किया गया होता है। योजना को संसद में प्रस्तुत करना होता है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारा 3rd एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध या संबंध बीमा योजना है। केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई है। निधि की स्थापना करी जाती है इसके अंदर और अंशदान किया जाता है जो कि अंशदान जो है कर्मचारी की मूल मजदूरी या महंगाई भत्ता या प्रतिधारण जो भत्ता है अगर है तो उसकी कुल राशि का 1% से अधिक नहीं होगा। योजना का प्रशासन व्यय होता है। इसके अंदर हम प्रशासन व्यय जो सरकार हमसे लेती है 1/4 जो है हमारा कंट्रीब्यूशन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कोष पर अधिकार जो है वो केंद्र बोर्ड का होता है। योजना के अधीन व्यवस्थाएं करी गई है शेड्यूल 4 के अंदर। योजना की प्रभावशीलता अभी मैंने आपको बताया था, उसी पहले या जो भी तारीख हमने लिखी है उसी से उसकी प्रभावशीलता होती है। अभी मैंने आपको बोला था कि एक असाइनमेंट मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। असाइनमेंट है व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स, जो अभी हमने ये देखिए ये हमने जो पढ़ी है तीनों स्कीम्स आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑल ऑफ देम। तो आपको ये असाइनमेंट पूरा करके रखना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।